हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस करा था फ्रॉम 1757 दैट इज बैटल ऑफ प्लासी टू 1907 दैट इज सूरत स्प्लिट। इसके बाद की जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये सेकेंड पार्ट है और फाइनल पार्ट है। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट वॉच दैट पार्ट। और ये दोनों पार्ट मिला करके बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इस सीरीज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी एज वेल एज शॉर्ट आंसर्स में भी। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहली डेट है यहाँ पर वो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906। 1905 में हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इंडिया में जो नेशनलिज्म था वो थोड़ा सा सफ़र करा था, और उसके बाद ही वेरी नेक्स्ट ईयर 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो जाती है। और 1907 में हमने सूरत स्प्लिट बताया था। सूरत स्प्लिट में हमने बताया था वहाँ पर जो कांग्रेस था और जो मुस्लिम लीग जो कांग्रेस था, कांग्रेस के अंदर जो दो ग्रुप थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, उनके बीच में क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। तो उसी को क्या बोला गया था? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट कब हुई थी? 1907 में। ठीक है, तो सूरत स्प्लिट के पहले एक और पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो गई जिसको क्या बोलते हैं? मुस्लिम लीग। ठीक है, कब फॉर्म हुई? 30 दिसंबर 1906। अब जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी चलाया गया था। ठीक है, जिसमें रक्षाबंधन जैसी सेरेमनी और पहली बार जो बंगाल के लिए एक एंथम बनाया गया था वो भी वहाँ पे गाए जा रहे थे। तो कई तरीके के इवेंट्स पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद फॉलो अप हुए थे। उसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट बोला गया था। और एंटी पार्टीशन मूवमेंट को ही लेकर के 1906 में कांग्रेस में डिवीजन शुरू हुआ था, और जो आगे चल करके 1907 में सूरत स्प्लिट में बदल गया। और इसी एंटी पार्टीशन मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए जो सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या लेकर के आई? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1908 में। और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म वही है जहाँ पे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट, यही चीज़ आगे चल करके फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कब आए? 1908 में। उसके बाद ईयर है इंपॉर्टेंट 1911। यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट इवेंट है। पहला इवेंट है जो पार्टीशन था बंगाल का, उसको खत्म कर दिया गया, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। दूसरी चीज़, जो कैपिटल है आज हमारी दिल्ली, तो पहले कैपिटल क्या थी? कोलकाता। कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट करी गई दिल्ली, कब? 1911। और जब ये कैपिटल शिफ्ट करी गई तो एक और इवेंट हुआ था। पहली बार नेशनल एंथम जन गण मन पहली बार गाया गया था, कब? वो भी 1911 में। तो 1911 के ये तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रखने हैं। देन वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेकर 1918 तक चली थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देन इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? लखनऊ पैक्ट। अब ये पैक्ट दो मायनों से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो कब हुआ था? 1916 में। किन के बीच में हुआ था? तो यहाँ पे जो 1907 में हमने बताया था सूरत स्प्लिट हुई थी, सूरत स्प्लिट को ख़त्म करा गया था लखनऊ पैक्ट में। और जो कांग्रेस के दो ग्रुप हैं, एक तो एक्सट्रीमिस्ट, दूसरे मॉडरेट, वो दोनों के बीच में अगेन एग्रीमेंट होता है। तो ये एक पहला ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है लखनऊ पैक्ट में। दूसरी चीज़, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। तो देर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द टू ग्रुप्स, वन विद इन द कांग्रेस दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, वाइल अदर इज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। देर वॉज अ यूनिटी बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, तो यहाँ के बाद से हम देखेंगे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कई अगले 4-5 सालों तक साथ में नेशनल मूवमेंट को चलाया था। उसके बाद लखनऊ पैक्ट के बाद, अच्छा, लखनऊ पैक्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, गांधी जी इस समय तक इंडिया में वापस आ गए थे। तो गांधी जी इज रिटर्न टू इंडिया इन 9 जनवरी 1915। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी 1915। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, अभी भी सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद नेशनल मूवमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंट है? होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट। अब होम रूल लीग शुरू करने के पीछे एक्चुअली जो पर्सन थे वो थी एनी बेसेंट, और उन्हीं के साथ साथ तिलक ने भी शुरू करा था। एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी और आयरलैंड में उन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया था। तो उसी के बाद 1916 में पहले तिलक ने शुरू करा और फिर एनी बेसेंट ने। तो ये दोनों लीडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं होम रूल मूवमेंट के लिए इंडिया में। कब आया था? 1916, ईयर याद रखना है। देन उसके बाद 1917-18, ये जितने भी इवेंट्स हैं ये सब गांधी जी से रिलेटेड है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये सारे मूवमेंट से गांधी जी को एक लार्ज मास सपोर्ट मिला था, जो कि अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाया था।
तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे 3 सत्याग्रह हम देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इट वाज रिलेटेड इन बिहार में हुआ था और ये इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था। तो बस ये 2 चीज़ें याद रखना कि इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था, बिहार में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह था और 1917 में। ठीक। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। ये कहाँ का है? खेड़ा एक विलेज है गुजरात में। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात, और कहाँ का है, कब का है? 1918। ठीक है। यहाँ पे क्रॉप फेल हो गई थी और यहाँ के जो किसान थे खेड़ा विलेज के, वो डिमांड कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो लैंड रेवेन्यू को रिलैक्स कर दे। ठीक है। तो ये खेड़ा सत्याग्रह था 1918 का। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, ये तीसरा सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। तो ये तीनों याद रखने हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा, चंपारण। 1917 में चंपारण और 1918 में खेड़ा, 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसमें जो मिल के जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए 50%। ठीक है। तो इस पर भी समझौता हुआ था बाद में। तो ये 3 ईयर हो गए। उसके बाद आता है अगस्त डिक्लेरेशन। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक मेजर था जिसमें गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ें प्रपोज करी थी, लेकिन इसको जो है लोगों ने, यहाँ के लीडर्स ने एक्सेप्ट नहीं करा था। तो अगस्त डिक्लेरेशन का ईयर याद रखना 1917। देन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या इसी को बोला गया था, इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया था। ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स लाए थे। फिर इन्हीं रिफॉर्म्स के बेसिस पे आगे चल करके इलेक्शंस भी होंगे। तो ये ईयर याद रखना, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। ठीक है। और इसके बाद ये फेमस एक्ट, राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट जिसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है। अब 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो जो नेशनल लीडर्स थे इंडिया के और जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, इट वाज एक्सपेक्टिंग कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कई तरीके के मेजर्स, रिलैक्सेशन मेजर्स देंगे। ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, कई तरीके की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या दिया इंडिया को? राउलेट एक्ट। अब ये राउलेट एक्ट क्या था? तो इसमें कई तरीके के मेजर्स, कई तरीके के सप्रेसिव मेजर्स वो इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे अरेस्ट विदाउट ट्रायल। ठीक है। बिना किसी ट्रायल के लोगों को अरेस्ट करा जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। तो ऐसे बहुत तरीके के मेजर्स राउलेट एक्ट में बोले गए थे। ठीक है। और इसके अगेंस्ट लोगों ने बहुत अपोज करना शुरू करा था और इसी अपोज को कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग में भी हो रहा था। जलियांवाला बाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर ये कब हुआ? 1919 13 अप्रैल को। 1919 13 अप्रैल। एक्चुअली में जो क्राउड था वो गैदर हुआ था जलियांवाला बाग में टू सेलिब्रेट लोहरी, ठीक है, सॉरी, बैसाखी। बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन व्हाट हैपेंड, यहाँ पे एक पर्सन आते हैं जनरल डायर, उनका नाम याद रखना। जनरल डायर ने इस पूरे जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया था, उसकी एंट्रेंस ब्लॉक कर दी थी और उनके जो आर्मी वाले थे उनको ऑर्डर करा कि दे स्टार्टेड फायरिंग। सो दे स्टार्टेड फायरिंग अंटिल देयर एम्यूनाइजेशन एग्जॉस्टेड। और वहाँ पे जितना भी क्राउड गैदर्ड था वो सारा का सारा, या तो उनमें से सब या तो कुछ भाग गए और जो बचे थे वो वहाँ पे एक कुआं है बीचों बीच में, उसमें कूद गए। तो जलियांवाला बाग में आज भी बहुत सारे दीवारों पे, अगर ये इट इज़ अ मॉन्यूमेंट नाउ, तो वो विजिट करोगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ पे दीवारों पे अभी भी बड़े बड़े छेद हैं, गोलियों के निशान हैं। ठीक है। वो कुआं है जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूद गए। तो इट वॉज अ मैसेकर। और इस मैसेकर के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो आज भी अपनी गलती को मानते नहीं हैं। वो अभी भी मानते हैं जो जनरल डायर था वो ही वॉज जस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। बट जनरल डायर ने ये जो करा था ये बहुत ही बड़ा मैसेकर था जिसको ब्रिटिशर्स गलती नहीं मानते हैं। मानना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। बट हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट है इंपॉर्टेंट, डेट याद रखना है। जलियांवाला बाग हुआ क्यों था, कब हुआ था, राउलेट एक्ट के अगेंस्ट। अच्छा, और एक चीज़ और, जलियांवाला बाग में ही यहाँ पे 2 लीडर्स का अरेस्ट हो गए थे। 2 लीडर्स वो थे सैफुद्दीन किचलू, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये 2 नाम याद रखने हैं। ये 2 लीडर्स थे पंजाब के जो अरेस्ट कर लिए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ राउलेट एक्ट। उसी का अपोज कर रहे थे यहाँ पे लोग। ओके, आगे देखते हैं और कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, अब धीमे धीमे क्या हो रहा था, नेशनलिज्म। अभी हमने देखा लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आ गए। और 1918 में जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, इसमें जो विनर निकल करके आए वो कौन थे? ब्रिटिश। टर्की हार चुका था। तो टर्की को क्या करा था, टर्की के जो कैलिफ थे, कैलिफ कौन होते थे? कैलिफ जो होते थे वो मुस्लिम जो पीपल थे उनके लिए
जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो क्या थी, कैलिफ। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कैलिफ को उनकी पोजीशन से हटा दिया। इसी चीज को अपोज करने के लिए इंडिया में जो मूवमेंट शुरू करा गया वो क्या था, टर्की, सॉरी खिलाफत मूवमेंट। और ये मूवमेंट कहाँ क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि टर्की में जो कैलिफ थे उनको हटा दिया गया था। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल इवेंट की वजह से इंडिया में ये नेशनल मूवमेंट चला। क्या नाम था इसका, खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट शुरू करने वाले दो लोग थे, एक तो अली ब्रदर, ठीक है, अली ब्रदर्स का नाम याद रखना है यहाँ पे। और भी जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो भी थे। मेन अली ब्रदर्स का नाम याद रखना है। खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ, 1919 में। और खिलाफत डे सेलिब्रेट करा 17 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर में 1919 में, जिसमें महात्मा गांधी को लीडर डिक्लेयर कर दिया गया ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का। खिलाफत कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज करी थी मुस्लिम लीग ने। और धीमे धीमे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एग्रीमेंट तो हुए ही थे। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल करके यहाँ पे उन चीज़ों को अपोज कर रही थी, ठीक है। किन चीज़ों का, पहली चीज़ तो ये राउलेट एक्ट का, ठीक है। मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उसका भी। और जलियांवाला बाग में जो ट्रेजेडी, जो मैसेकर हुआ, उसका भी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे शुरू करा गया था, ठीक है। और यहाँ पे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट साथ में शुरू करे गए। कब हुआ, अगस्त 1920, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अगर ईयर याद रखना हो तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1920। और सेशन कौन सा था कांग्रेस का, नागपुर सेशन, ठीक है। नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करा गया था। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ईयर 1920, खिलाफत मूवमेंट का 1919। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। कई तरीके की चीज़ें होती हैं, कई तरीके के पिकेटिंग, बॉयकॉट, स्वदेशी मूवमेंट, कई सारी चीज़ें साथ में यहाँ हो रही थी। तो मूवमेंट चल रहा था, पीसफुल मूवमेंट था। लेकिन वो पीसफुल मूवमेंट जल्दी ही खत्म हो जाता है, क्योंकि एक इंसिडेंट होता है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। ये बुक में 4 फरवरी लिखा है, कहीं कहीं 5 फेब भी है। तो जैसा एमसीक्यू में आए तो ठीक है, नहीं तो यू कैन राइट ईदर 4 और 5। तो इस डेट को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन को, चौरी चौरा कहाँ है, आज के गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गोरखपुर में ये जगह है चौरी चौरा। वहीं पे एक पुलिस स्टेशन को बहुत सारे जो गांव वाले थे वहाँ के, उसको फायर कर देते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक, जिसमें 22 पुलिस वालों की डेथ हो जाती है। तो इसी के बाद तुरंत ही जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया, जो अभी तक पीसफुल मूवमेंट चल रहा था उसमें ये इस तरीके का एक वायलेंस हो जाती है, और उसको सप्रेस करने के लिए पूरी पावर मिल जाती है ब्रिटिशर्स को। अभी जब तक मूवमेंट पीसफुल था तब तक कि ब्रिटिश भी ज़्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन एज सुन एज दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टर्न वायलेंट, तो ब्रिटिश के पास भी फुल अथॉरिटी आ जाती है कि वो मूवमेंट को सप्रेस कर सकते हैं। तो चौरी चौरा इंसिडेंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922। तो यानी कि हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो 1920 से लेकर 1922 तक चला था। अब इसके बाद जब ये इंसिडेंट खत्म हो जाता है तो यहाँ नेशनल मूवमेंट में अगेन एक डिवीजन आ जाता है। कुछ लोग गांधी जी को फेवर करते हैं, कुछ लोग नहीं फेवर करते हैं। तो यहाँ से एक कांग्रेस के अंदर एक स्वराजिस्ट पार्टी बन जाती है, ठीक है, जिसको मोतीलाल नेहरू बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे कोर्स में नहीं दी है तो इसलिए मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1919 में जो ये एक्ट लाया गया था, इसके बेसिस पे क्या कहा गया था कि इसमें जो रिफॉर्म सजेस्ट करे गए थे उसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाएगा। वो कमीशन क्या था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया, 1927 में। अब इसका भी लोगों ने अपोज करा। क्यों अपोज करा, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और 7 में से एक भी मेंबर इंडिया का नहीं था। नो मेंबर वॉज इंडियन। अब अगर आप कोई लॉ कोई किसी कंट्री के लिए फ्रेम कर रहे हो तो उस कंट्री के लोग तो होने चाहिए एटलीस्ट। सो साइमन कमीशन वॉज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ द इंडियन, इट कंसिस्ट ऑफ टोटली ब्रिटिशर्स। 7 ब्रिटिश मेंबर्स वर देयर। इसी चीज को अपोज कौन कर रहे थे, जो इंडिया के लीडर्स थे, वो चाहे मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, ठीक, सब इसका अपोज कर रहे थे। और इसी ऑपोजिशन में एक बहुत बड़े लीडर की डेथ हो जाती है। वो कौन है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे वो अपोज कर रहे थे और यहाँ पे जो इस समय एसपी थे वो ऑर्डर करते हैं लाठी चार्ज करने को, और उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेट याद रखनी है 1928 में। यहीं से वो कई बड़े बड़े नाम और आते हैं, जैसे भगत सिंह का एक नाम एसोसिएट करा जाता है कि जो यहाँ पे एसपी थे सॉन्डर्स, ठीक है ना, उनको मारने के लिए वो लोग प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये अब ये भी चीज़ हमारी कोर्स में नहीं है, तो ये बस डेट याद रखनी है लाला लाजपत राय की।
अब ये चीज़ खत्म होती है, साइमन कमीशन, तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट क्या थी कि इंडियंस ने क्या बोला कि हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या उन्होंने बोला कि हम नेहरू रिपोर्ट, उसके बदले में क्या आई, नेहरू रिपोर्ट आई। या नेहरू रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करी थी, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। कब आई, 1928 में। तो अगेन दिस रिपोर्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड। इसमें जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कि अगर आप 1929 तक, अगले एक साल में नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, देन दे विल अगेन गोइंग टू लॉन्च वन बिग मूवमेंट। वो बिग मूवमेंट क्या था, वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, एक साल में एक्सेप्ट करा, नहीं एक्सेप्ट करा, ठीक है। 1928 से 1929 आ गया। फिर यहाँ पर लाहौर सेशन आता है। लाहौर सेशन 1929 में हुआ, जिसमें उन्होंने, कांग्रेस के लीडर्स ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया। और ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज कब हुआ था, लाहौर सेशन में हुआ था। क्या ईयर था, 1929, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया। और पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करने के बाद 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ट्राई कलर, जो हमारा आज है तिरंगा, उसको होस्ट करा रावी नदी के किनारे लाहौर पे, ठीक है। और डेट डिसाइड करी गई कि 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे एवरी ईयर। 1930 में पहली बार, 1930 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे बोला कि हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक डिक्लेरेशन था। यहाँ पे ये याद रखना है, लाहौर सेशन 1929 का और डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। देन 31 दिसंबर को ये जो जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ होस्ट करा था, नदी पूछ सकते हैं, रिवर, तो रावी रिवर। प्लेस क्या थी, लाहौर। तो ब्रिटिशर्स अगेन जो अल्टीमेटम होता है वो फेल हो जाता है और फाइनली 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब शुरुआत कैसे होती है, दांडी मार्च के साथ। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यहाँ पे कॉपरेशन नहीं करते थे गवर्नमेंट के साथ, लेकिन कोई लॉ नहीं ब्रेक करा जा रहा था। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस में हम क्या देखेंगे, कई तरीके के लॉ ब्रेक करे जाएंगे, ठीक है। तो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। शुरुआत कैसे हुई, दांडी मार्च के साथ। अभी दांडी मार्च क्या थी, ये मार्च निकाली गई थी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। दांडी, इट इज अ विलेज इन गुजरात अगेन। दांडी से लेकर साबरमती, साबरमती एक कोस्ट से लगा हुआ एरिया था। तो साबरमती पहुंच करके गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करा, यानी कि सॉल्ट बनाने का राइट सबको दिया गया। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा गया दांडी मार्च में। तो इसी को क्या बोला गया, सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ, 1930 में, ठीक है। अब इसी में जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यहाँ पे एक मूवमेंट, एक टर्म और आता है, खुदाई खिदमतगर, ठीक है। जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो नॉर्थ वेस्ट में एक पर्सन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये लीड कर रहे थे। तो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब आज का पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक है, वो उस पार्ट में इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करा, खुदाई खिदमतगर। किसने शुरू करा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कब शुरू करा, 1930 में। इनको रेड शर्ट्स भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना है, खुदाई खिदमतगर 1930। किसने शुरू करी, अब्दुल गफ्फार खान ने। किस मूवमेंट के टाइम पे शुरू करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे शुरू करा गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद आ जाता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई भी पर्सन नहीं गया था, क्योंकि इंडिया क्या था उस समय अपोज कर रहे थे हम लोग। तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या था कि आगे का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहे थे, उसी को क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी है, कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन सी पावर इंडियंस को देनी है, वो सारी चीज़ें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड करी जा रही थी। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से 1931, लेकिन इसमें एक भी कांग्रेस का मेंबर नहीं था, तो ये फेल हो गई। फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें ये इरविन कौन थे, लॉर्ड इरविन वाज अ वाइस रॉय एट दैट टाइम। तो इन्होंने बहुत सारे टर्म्स रखे और गांधी जी ने बहुत सारे टर्म्स रखे, दोनों एक दूसरे से एक्सेप्ट करा। तो उसी को क्या बोला गया, गांधी इरविन पैक्ट। कब हुआ, मार्च 1931 में। इसी में एक क्लॉज ये था कि इन्होंने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट करा था उसको रिलीज करेंगे, बदले में जो महात्मा गांधी हैं वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और हुआ भी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाते हैं, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो प्रूव टू बी अ फेलियर, ठीक है। इसके थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस एक बार डेट्स देख लेना अगर आ जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने के लिए। यहाँ पे एक फेमस आता है कम्युनल अवार्ड। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड को अनाउंस करा जाता है। कम्युनल अवार्ड जब अनाउंस करते हैं तो इसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी सत्याग्रह करते हैं, ठीक है, अनशन करते हैं, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ। और उसी के बाद
जो कम्युनल अवार्ड क्या था, कम्युनल अवार्ड में जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो केवल बैकवर्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स को ही वोट करेंगे। एक तरीके से एक और डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करी थी यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राम से मैकडोनल्ड, इन्होंने ये अनाउंस करा था कम्युनल अवार्ड कि हम जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्वेशन जैसा प्रावधान करेंगे, रिजर्वेशन जैसी कोई सुविधा देंगे, वही था कम्युनल अवार्ड। और उसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करा। उनको डर था कि ब्रिटिशर्स की ये एक और चाल है कि इंडिया को डिवाइड करने की, इंडिया में डिवीजन क्रिएट करने की। ठीक है, तो उसके बाद ये कैंसिल होता है और पूना पैक्ट साइन करते हैं कांग्रेस और बैकवर्ड क्लासेस में। बैकवर्ड क्लासेस के उस समय रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एट दैट टाइम। तो पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में। कम्युनल अवार्ड भी सितंबर में अनाउंस करा गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। ठीक है, फिर प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं 1937 में, जिसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होती है। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है सितंबर में, सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, जैसे इस समय तक एक और लीडर बहुत लाइमलाइट में आने लगे थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस। उनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के अगेन, अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी इंडियंस की। अब इंडियंस की हेल्प उनको वर्ल्ड वॉर में चाहिए थी। ठीक है, अब हेल्प चाहिए थी तो उनको ब्रिटिशर्स को भी कुछ कंसेशन देने थे, तो वो क्या दे रहे थे, ऑगस्ट ऑफर। ठीक, तो ऑगस्ट ऑफर आया कब, 1940 में। एक पीछे हम लोगों ने बात करी थी ऑगस्ट डिक्लेरेशन की। ऑगस्ट डिक्लेरेशन कब आया था, 1917 में। लेकिन यहाँ पे है ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑगस्ट ऑफर 1940 में आया था। ठीक है, लेकिन ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। देन बात करते हैं 1939 में एक इवेंट और हुआ था। उसमें क्या हुआ था 1939 में कि जो वर्ल्ड वॉर थी, जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो उसमें अनसेटिस्फाइड होकर के जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। जो मिनिस्ट्री फॉर्म करी थी, अभी हमने बताया ऊपर प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन में जो कांग्रेस थी उसने कई एरियाज में मिनिस्ट्री फॉर्म करी थी, गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। लेकिन जब वॉर हुई तो ब्रिटिशर्स ने बिना कांग्रेस की एग्रीमेंट से, बिना कांग्रेस की सहमति लिए, बिना कांग्रेस को बताए इंडियंस को किसमें, वॉर में इन्वॉल्व कर लिया, इंडियन आर्मी को। ठीक है, और इस दिन, ठीक है, ये इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। और इस डे को, जिस दिन कांग्रेस ने रिजाइन करा था, उस दिन को मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट करा था डे ऑफ डिलीवरेंस। यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट करा था किसने, मुस्लिम लीग ने। क्यों सेलिब्रेट करा था, क्योंकि इस दिन मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था किसने, कांग्रेस ने। उसके बाद क्या है, पहली बार 1940 में डिमांड रखी गई पार्टीशन की, कि इंडिया को क्या करा जाए, डिवाइड करा जाए और एक कंट्री बनाई जाए, पाकिस्तान। 1940 में ये रेजोल्यूशन कौन लेकर के आया, मुस्लिम लीग लेकर के आई, डिमांड फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री 1940 में। देन एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट क्रिप्स मिशन 1942 में आया, मार्च में। ठीक है, अगेन इसमें जो है प्रोमिसेस करे गए अलग अलग तरीके के ब्रिटिशर्स ने कि इंडियंस शुड हेल्प इन द कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और बदले में जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस। तो अगेन ये वाला क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हो जाता है। अब जब ये सब चीजें हो रही थी तो खतरा इंडिया के ऊपर भी मंडरा रहा था, क्योंकि इंडिया पे अटैक किसका हो सकता था, जापानीज। तो जापानीज थ्रेट वाज आल्सो देयर 1942 में। इन सब बैकग्राउंड में, ठीक है, इंडिया में क्या लॉन्च होने वाला था, एक बड़ा मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी अगेन पिक्चर में आते हैं और वो बोलते हैं कि या तो इमीडिएटली पावर ट्रांसफर करी जाए, अदरवाइज इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च अनदर बिग मूवमेंट, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो एक और लीडर की हम बता रहे थे, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। कब फॉर्म हुई, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन करी। फॉरवर्ड ब्लॉक, अब इन्होंने अलग पॉलिटिकल पार्टी इसलिए फॉर्म करी क्योंकि इनके कुछ डिफरेंसेस हो गए थे महात्मा गांधी के साथ। पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। ही बिलीव इन समथिंग एल्स वाइल महात्मा गांधी बिलीव इन समथिंग एल्स। तो इसी वजह से, इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत करी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब, 1939 में। उसके बाद
इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का भी फॉर्मेशन करा कब 1942 में। ऑल्दो जो इंडियन नेशनल आर्मी है आईएनए है उसको पहले ही एक पर्सन थे मोहन सिंह, इनका नाम याद रखना है मोहन सिंह। मोहन सिंह ने ऑलरेडी एक इंडियन नेशनल आर्मी बना रखी थी, केवल मोहन सिंह ने क्या करा, इसकी पावर किसको दे दी, सुभाष चंद्र बोस को। तो यहाँ पे याद रखना है 1942 में आईएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो इंडिया के बाहर के इवेंट है। सुभाष चंद्र बोस इंडिया से उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने। तो हाउस अरेस्ट मतलब उनको घर में ही अरेस्ट करके रखा था, और इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है कि वो कैसे उस हाउस अरेस्ट से भाग गए। ठीक है, उन्होंने 3 नाम बदल बदल करके अफगानिस्तान के रास्ते से वो कैसे जर्मनी पहुंचे, जर्मनी के बाद वो टोक्यो पहुंचे, टोक्यो के बाद वो सिंगापुर पहुंचे, ऐसे करते करते उन्होंने इंडिया के नेशनल मूवमेंट को बाहर से हेल्प करी। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ बनाई थी उन्होंने, जाकर के सिंगापुर में बनाई थी जाकर के। ठीक है, अब इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में क्विट इंडिया, हमने बताया बैकग्राउंड क्या चल रहा था कि इंडिया पे खतरा मंडरा रहा था जापानीज का, और इंडिया को क्या चाहिए थी, इमीडिएट पावर ट्रांसफर, तो वो ब्रिटिशर्स कर नहीं रहे थे। तो इसी बैकग्राउंड में क्या हुआ, क्या लॉन्च करा गया, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 9 जुलाई 1942 में लाया गया, और 8 अगस्त को वो रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, और डिसाइड करा गया है 9 अगस्त को ये मूवमेंट की शुरुआत होगी। ठीक है, बट व्हाट हैपेंड कि जैसे ही ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि कांग्रेस कोई बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने वाला है, उन्होंने रातों रात व्हाट दे डिड, all the big leaders of the Congress, they were arrested and they were put behind some unknown locations. किसी को कुछ नहीं पता चला। बड़े बड़े जितने भी लीडर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको क्या करा गया, अननोन लोकेशंस पे बंद कर दिया गया। और हमारा मूवमेंट 1942 से लेकर 1945 तक सारी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो बंद हो गई। अब यहाँ से अंडरग्राउंड एक्टिविटीज शुरू हुई थी, कई छोटे छोटे अलग अलग रीजनल लीडर्स निकल करके आए यहाँ पर, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को चलाया था। ठीक है, जहाँ यहाँ पे एक नाम आता है उषा मेहता का, ये उषा मेहता का नाम याद रखना। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था, अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। ठीक है, उषा मेहता ने इस समय, तो इनका नाम याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं, ये कांग्रेस लीडर अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद वेवेल्स प्लान आता है। ठीक है, अब हमारे अब क्या है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। वर्ल्ड वॉर खत्म होने में एक बड़ी चीज क्या हुई, पावर शिफ्ट हो गई। पावर शिफ्ट का मतलब यूके, ब्रिटेन अब वर्ल्ड की पावर नहीं रही, अब वर्ल्ड की पावर 2 निकल करके आई थी वर्ल्ड वॉर के। एक तो यूएसए थी, दूसरी यूएसएसआर थी। तो एक इंटरनेशनल प्रेशर भी था यूके के ऊपर कि उसको जितनी भी कॉलोनी है, उसकी जितनी भी कॉलोनी है उसको क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो अब इतनी जल्दी इंडिया को आज़ादी लेने की नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी ब्रिटिशर्स को हो गई थी आज़ादी या इंडिपेंडेंस देने की। उनके ऊपर क्या था, यूएसए और यूएसएसआर का प्रेशर था। यूएसएसआर मतलब रशिया। तो वेवेल्स प्लान आता है, वेवेल्स प्लान आया 1945 में। ठीक है, वेवेल्स प्लान को रिजेक्ट कर दिया अगेन। फिर आता है कैबिनेट मिशन, कब, 24 मार्च 1946 को, और कैबिनेट मिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी इंडिया के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी गई कब, जुलाई 1946 में। फिर उसके बाद ये इसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना है। फिर इंडिया में पावर ट्रांसफर या पार्टीशन कैसे हुआ, माउंटबेटन प्लान। अब माउंटबेटन प्लान कब आया, जून 3 1947 को। माउंटबेटन कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था तब तक उसके बाद जो आखिरी वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के इस प्लान को क्या बोलते हैं, माउंटबेटन प्लान, या इसको हम पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं, पार्टीशन प्लान। या जून में आया था तो इसको जून प्लान भी बोला जाता है। तो ये सब नाम याद रखना। माउंटबेटन का एक निक नेम था डिकी बर्ड, तो इनके इस प्लान को क्या बोलते हैं, डिकी बर्ड प्लान। तो अगर कभी क्वेश्चन में डिकी बर्ड प्लान आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, डिकी बर्ड प्लान क्या है, माउंटबेटन प्लान, जून 3 1947 को। फिर फाइनली एक लास्ट एक्ट आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंडिया वाइल दूसरी तरफ पाकिस्तान। यहाँ पे 2 कंट्री निकल करके आई, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, एंड फाइनली इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त 1947 को। तो इस तरीके से हमने देख लिया जो जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, जो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते थे, वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पहले ज़रूर देख लेना, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।